द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई रणनीतिक बमबारी ने संघर्ष को एक पूर्ण युद्ध में बदल दिया, जहां केवल सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और पूरे शहरों पर भी हमले किए गए। युद्ध की शुरुआत से ही जर्मन लुफ्टवाफे ने इस रणनीति का उपयोग अपनी आक्रामक कार्रवाइयों का समर्थन करने के लिए किया, जैसा कि 1929 में पोलैंड पर आक्रमण के दौरान और 1940 तथा 1941 में यूनाइटेड किंगडम पर ब्लिट्ज के दौरान हुआ। हालांकि जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर अब तक की सबसे बड़ी हवाई अभियान के साथ जवाब दिया। 1943 से शुरू होकर मित्र देशों की बमबारी लगातार तीव्र होती गई, जिसका लक्ष्य केवल कारखाने और रेल मार्ग नहीं थे, बल्कि दुश्मन की नैतिक स्थिति को कमजोर करने की रणनीति के तहत आम नागरिकों की आबादी भी थी। हैम्बर्ग में ऑपरेशन गोमोरा ने शहर को खंडहर में बदल दिया, जबकि 1945 में ड्रेसडेन पर हमला संघर्ष के सबसे विनाशकारी प्रकरणों में से एक बन गया। बर्लिन, न्यूरेमबर्ग और म्यूनिक भी उन आक्रामक कार्रवाइयों के निशाने पर थे जिन्होंने युद्ध के क्रम को बदल दिया। ये बमबारी किस प्रकार की गई और उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा? हैम्बर्ग में नर्क ऑपरेशन गोमोरा। हमला 24 जुलाई से 25 जुलाई की रात में शुरू हुआ, जब 791 ब्रिटिश विमानों ने हैम्बर्ग पर हमला किया। सेंट निकोलस चर्च, जो नगर के केंद्र में स्थित था, को मुख्य लक्ष्य के रूप में चुना गया। हालांकि बड़ी संख्या में विस्फोटक अधिक दूरवर्ती क्षेत्रों में गिरे, जिससे विनाश का क्षेत्र काफी बढ़ गया। आग बहुत तेजी से नगर केंद्र और होहेलुफ्ट, आइम्सबुटेल और आल्टोना के इलाकों में फैल गई। उत्तर पश्चिम के कुछ बाहरी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए। वायु रक्षा से संबंधित अधिकारियों ने मृतकों की संख्या लगभग 20,000 अनुमानित की। 25 जुलाई की दोपहर को 40 अमेरिकी बमवर्षकों ने बंदरगाही प्रतिष्ठानों पर हमला किया, जिससे कई नौकाएं डूब गईं। पास के क्षेत्रों में स्थित खनिज तेल परिष्करण में विशेषज्ञ कारखाने भी प्रभावित हुए। अगले दिन दोपहर में 71 यूएसएएफ विमानों ने फिर से बंदरगाह पर हमला किया और इस बार न्यूहोफ विद्युत संयंत्र को निशाना बनाया गया। इन दोनों दिन के हमलों में लगभग 150 नागरिकों की मृत्यु की सूचना मिली। ऑपरेशन गोमोरा के अंतर्गत चौथा हमला 26 जुलाई की रात से 27 जुलाई की सुबह के बीच हुआ। यह एक छिटपुट हमला था, जिसमें 6 ब्रिटिश मच्छर विमान शामिल थे। हालांकि भौतिक क्षति सीमित रही। आरएएफ का दूसरा बड़ा रात्रिकालीन हमला 27 जुलाई 1943 को हुआ, जब 739 विमानों ने नगर केंद्र के पूर्व में स्थित इलाकों पर विनाशकारी बमबारी की। विस्फोटों से उत्पन्न आग और असामान्य मौसमीय परिस्थितियों के कारण एक आग्नेय तूफान उत्पन्न हो गया। जमीन की सतह पर तेज तूफानी हवाओं ने आग को और भड़काया। रोथेनबुर्ग, सॉट, हैमरब्रुक और बोर्गफेल्ड लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। हैम, आइलबेक, होहेनफेल्ड, बार्मबेक और वांड्सबेक में भी आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में लगभग 30,000 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। तीसरा बड़ा बमबारी हमला 29 जुलाई से 30 जुलाई की रात को हुआ। कुल 726 ब्रिटिश बमवर्षकों ने बार्मबेक, उलेनहोर्स्ट और विंटरहुडे पर हमला किया। हालांकि इन हमलों से आग लगी, लेकिन 27 जुलाई जैसी आग्नेय घटना उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि बार्मबेक में हैमरब्रुक के समान जनसंख्या और भवन घनत्व था, पर परिस्थितियां भिन्न थीं। मृतकों की सटीक संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ स्रोत इसे लगभग 1000 बताते हैं। 2 अगस्त से 3 अगस्त की रात को ऑपरेशन गोमोरा का 7वां और अंतिम हमला हुआ। इस हमले के लिए आरएएफ ने 740 विमानों को तैनात किया। हैम्बर्ग पर एक विद्युत तूफान के बीच बमबारी की गई, जिससे हमलों की सटीकता प्रभावित हुई। फलस्वरूप क्षति बिखरी हुई और कम केंद्रित रही। कई आगजनी हुई, जिनमें नगर की ओपेरा हाउस की आग भी शामिल थी, लेकिन कोई भी पिछले बमबारी जैसी तीव्रता से नहीं फैली। इन बमबारी अभियानों में विस्फोटकों और आगजनी उपकरणों का सम्मिलित प्रयोग हुआ। प्रारंभिक विस्फोट इमारतों की छतों और ढांचों को नष्ट कर देते थे, जिससे फास्फोरस से बने दूसरे बम सीधे घरों और सीढ़ियों के अंदर प्रवेश कर सकते थे। ये संरचनाएं, जो अधिकतर लकड़ी की बनी थीं, आग को तेजी से निचली मंजिलों तक पहुंचा देती थीं, जिससे पूरी इमारतें जलकर राख हो जाती थीं और नींव तक नष्ट हो जाती थीं। हर हवाई हमला नगर के एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित होता था।
दृश्य मार्गदर्शन के रूप में ब्रिटिश पायलट सेंट निकोलाई किर्शे की मीनार का उपयोग करते थे, जिसकी ऊंचाई 147.3 मीटर थी। वर्तमान में इस चर्च के अवशेष ऑपरेशन गोमोरा द्वारा हुई तबाही की स्मृति में एक स्मारक के रूप में खड़े हैं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए भूमिगत आश्रय युद्ध के अंतिम चरण में सुरक्षा देने में कम सक्षम साबित हो रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, प्रयोग किए गए विस्फोटकों का आकार और शक्ति बढ़ती गई, जिससे इन आश्रयों की संरचनाएं इन प्रभावों को सहन नहीं कर पा रही थीं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लगी आग ने बंकरों के अंदर ऑक्सीजन की गंभीर कमी उत्पन्न कर दी, जिससे भीतर फंसे कई लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। ऑपरेशन गोमोरा के पीड़ितों की सटीक संख्या अब भी अनिश्चित है। 30 नवंबर 1943 तक 31,647 शव बरामद किए गए थे, जिनमें से 15,802 की पहचान हो सकी थी। वायु रक्षा से जुड़े अधिकारियों ने उस समय अनुमान लगाया था कि कुल मृतकों की संख्या 35,000 तक पहुंच गई थी। हालिया शोध एक संख्या की ओर इशारा करते हैं, जो लगभग 34,000 मृतकों और करीब 1,50,000 घायलों की है। शरण स्थल जनसंख्या की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुए, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उन क्षेत्रों के निवासियों को निकाल लिया जाए जहां यह अब भी संभव था, जैसे बार्मबेक के मामले में। वे सभी लोग जो युद्ध सामग्री के निर्माण में भाग नहीं ले रहे थे, उन्हें नगर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अधिकांश बच्चों को खतरे से दूर रखने के उद्देश्य से किंडरलैंड फिरशिकुंग कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया। हमलों के बाद लगभग 9 लाख हैम्बर्ग निवासी नगर से भागने को विवश हुए और उन्हें बवेरिया, वर्तमान पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के क्षेत्रों जैसे विभिन्न स्थानों में पुनः बसाया गया। ड्रेसडेन अग्नि की चपेट में। वसंत 1944 से ड्रेसडेन में हवाई हमलों की चेतावनियों की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई। पहला हमला 24 अगस्त को हुआ, जब बम वर्षकों ने फ्रेटालबिर्कीगट में रेनानिया ओसाक की एक रिफाइनरी और ड्रेसडेन गिटरजे में स्थित उद्योग पर बम गिराए। एक विस्फोट ने ड्रेसडेन कोशुट्स के इलाके को प्रभावित किया। अखबार जैक्सिशे साइटुंग की रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में 241 लोगों की मृत्यु हुई। 7 अक्टूबर 1944 को 30 अमेरिकी विमानों के एक समूह ने फ्राइड्रिशस्टाट रेलवे स्टेशन और लेहमन हथियार कारखाने पर लगभग 80 टन विस्फोटक गिराए। उनका मूल लक्ष्य ब्रूक्स, वर्तमान में मोस्ट, चेक गणराज्य में कोयला द्रवीकरण की एक इकाई थी, लेकिन वहां तक न पहुंच पाने के कारण उन्होंने अपना हमला मोड़ दिया। कुछ बम ज़ीफोरस्टाट में, ओल्डस्टाट के पश्चिम में गिरे, जिससे 312 लोगों की मौत हो गई। एक नया हमला 16 जनवरी 1945 को दर्ज किया गया। इस बार 133 अमेरिकी बमवर्षकों ने दिन भर में फ्राइड्रिशस्टाट स्टेशन पर 269.8 टन विस्फोटक और 41.6 टन आगजनी बम गिराए। इसके अतिरिक्त विस्फोटों ने ड्रेसडेन, लॉटबाउ और लॉयटविट्स के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। इस हमले के परिणाम स्वरूप 334 निवासी मारे गए। हवाई हमलों ने नगर की वायु रक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। ड्रेसडेन क्लोटशे बेस पर केवल 30 ऑपरेशनल विमान बचे थे, जो दिन और रात के लड़ाकू विमानों में विभाजित थे, और उनमें भी ईंधन की आपूर्ति बहुत कम थी। इसके बावजूद उसी माह में वायु रक्षा की बैटरियां पूर्वी मोर्चे पर भेज दी गई। खराब मौसम की स्थिति के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले हमले की बागडोर ब्रिटिश RAF को सौंप दी। 1-2 चरणों में होने वाले हमले की योजना बनाई गई, जिनके बीच 3 घंटे का अंतर हो, ताकि दूसरी लहर से अग्निशमन और बचाव कार्यों को भी नुकसान पहुंचे, जो पहली लहर की आग बुझाने का प्रयास करें। साथ ही मैग्डेबर्ग, नूरेमबर्ग, बॉन, बेहलन और मिसबुर्ग जैसे अन्य नगरों पर हमले की योजना बनाई गई, ताकि जर्मन बलों को भ्रमित किया जा सके। 13 फरवरी 1945 को 17:20 पर एक एस्क्वाड्रन एवरो लैंकेस्टर्स यूनाइटेड किंगडम से ड्रेसडेन की दिशा में रवाना हुआ, जो 1100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर रहा था। उनका मिशन मैग्नीशियम फ्लेयर्स को पैराशूट से गिराकर नगर को रोशन करना था, जिन्हें जर्मन क्रिसमस ट्री कहते थे। ये विमान, जिन्हें पाथफाइंडर कहा जाता था, अगली बमबारी लहर के लिए लक्षित क्षेत्र को चिन्हित करते थे। इसके बाद कई डी हैविलैंड मच्छर विमानों ने उड़ान भरी, जिनका कार्य था 1000 पाउंड वजनी संकेतक बमों से रणनीतिक बिंदुओं को चिन्हित करना।
ये उपकरण तीव्र लाल चमक उत्पन्न करते थे और बम वर्षकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते थे। प्रभाव क्षेत्र को केंद्र के उत्तर पश्चिम में स्थित हाइंज स्टेयर स्टेडियम में निश्चित किया गया। अंततः मुख्य हमला आरंभ हुआ, जिसे प्लेट रैक नाम दिया गया, और इसमें 254 लैंकेस्टर्स शामिल थे जो 500 टन विस्फोटक और 375 टन आगजनी सामग्री ले जा रहे थे। कुल मिलाकर वे 2 लाख आगजनी उपकरण और 500 से लेकर 4000 पाउंड तक के बम लादे हुए थे, जिनमें 2 टन वजनी ब्लॉकबस्टर बम भी शामिल थे जो एक पूरी इमारतों की कतार को नष्ट करने में सक्षम थे। विमान फ्रांसीसी वायु क्षेत्र में प्रवेश करते हुए सोम नदी को पार कर गए और इसके बाद कोल्न के उत्तर से जर्मनी में दाखिल हुए। 10 पोस्ट मेरिडियम पर जो इकाई बहलन की ओर जा रही थी, मुख्य काफिले से अलग हो गई। उस समय 10 लैंकेस्टर विमानों को हुए नुकसान ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे 244 विमान ड्रेसडेन की ओर रवाना हुए, जिसे एल्बा की फ्लोरेंस कहा जाता था। कार्निवाल के मंगलवार 13 फरवरी 1945 को 21:51 पर ड्रेसडेन ने एक और वायु रक्षा चेतावनी सुनी। युद्ध शुरू होने के बाद से यह संख्या 175वीं थी। रात साफ थी, बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। नागरिक जल्दी जल्दी शरण लेने के लिए निकले, कुछ अपने घरों के तहखानों में तो कुछ अब भी बचे हुए गिने चुने बंकरों की ओर। लगभग 10:03 पर ब्रिटिश पाथफाइंडर बम वर्षकों ने अपनी फ्लेयर्स से नगर केंद्र को रोशन किया। 2 मिनट बाद 9 मच्छर विमानों ने स्टेडियम के ऊपर लाल संकेतों से लक्ष्यों को चिन्हित किया। 10:14 पर पहली बमबारी ने नगर को प्रभावित किया। सिर्फ 8 मिनट में लैंकेस्टर्स ने अपने हथियार उस चिन्हित बिंदु के दक्षिण पश्चिम में गिराए, 45 डिग्री के पंखे जैसे क्षेत्र में, एल्बा की मोड़ से लेकर ऑस्ट्रागेहेगे के औद्योगिक क्षेत्र और मुख्य रेलवे स्टेशन तक, जो 2 किलोमीटर और आधा दक्षिण में स्थित था। शक्तिशाली ब्लॉकबस्टर बमों ने छतों को गिरा दिया और दरवाजे खिड़कियां तोड़ दी, जिससे आगजनी बमों से फैली आग तेजी से फैल गई। 20 मिनट से भी कम समय में ऐतिहासिक केंद्र का 3/4 हिस्सा जल उठा। रात्रिकालीन हमला किसी विशेष बिंदु को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे नगर केंद्र को एक कारपेट बॉम्बिंग से मिटा देने के लिए था। 1:05 पर सायरन फिर से बजने लगे। बिजली आपूर्ति के अभाव में मैनुअल अलार्म का उपयोग किया गया। 1:05 पर सायरन फिर से बजने लगे। 23 मिनट पर ब्रिटिश स्क्वाड्रनों 1, 3, 6 और 8 के 529 बम वर्षकों की दूसरी लहर ने हमला दोबारा शुरू किया। लगभग 100 किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और आकाश से देखा जाए तो चमक 800 किलोमीटर दूर तक स्पष्ट थी। धुआं 4600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। 1:23 और 1:54 के बीच हमलावरों ने 6,50,000 आगजनी बम गिराए, लगभग 1500 टन, जिसने लोए बटाव से ब्लासेविट्स तक और न्यूस्टार्ट से जशटनिट्स तक के क्षेत्र को नष्ट कर दिया। पहली लहर से उठी विशाल आग ने दूसरी लहर के लिए संदर्भ का काम किया, जिसकी बमबारी एल्बा नदी और ग्रोसर गार्टन के पास के क्षेत्रों पर हुई, जहां कई नागरिकों ने शरण ली हुई थी। हमले के बीच पीफोटेनहॉयर क्लिनिक और डियाकोनिसेन क्रांकन हाउस जैसे अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हो गए। दूसरे बमबारी ने आग बुझाने के किसी भी प्रयास को असंभव बना दिया। कुछ ही मिनटों में लपटें एक प्रलयंकारी अग्नि तूफान में तब्दील हो गईं, जिसने पूरी सड़कों और इमारतों को नष्ट कर दिया। अत्यधिक गर्मी से कांच और धातु पिघल गए। उग्र दहन से उत्पन्न तेज हवाओं ने जो कुछ भी सामने आया उसे खींच लिया, चाहे वह लोग हों या वस्तुएं, जो या तो जलकर खाक हो गए, तापीय झटके से मारे गए या ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ बैठे। 1944 की पहली बमबारी के बाद वायु रक्षा संगठन ने तहखानों और आश्रयों को आपस में जोड़ा था, जिससे कुछ लोगों को कम प्रभावित क्षेत्रों तक भागने में मदद मिली। गवाहों ने बताया कि कैसे कुछ लोग इस भूमिगत भूल भुलैया से होकर एल्बा के किनारे तक पहुंचे। हालांकि बहुत से अन्य लोग जहरीली गैसों से भरे स्थानों में फंसकर दम घुटने से मर गए। रात्रिकालीन हमलों के बाद एक दिन का बमबारी हमला 14 फरवरी 1945 को 12:17 से 12:31 के बीच हुआ। यह हमला 316 B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस विमानों द्वारा किया गया, जो यूएस एयरफोर्स के 8वें बमवर्षक कमान के प्रथम डिवीजन से संबंधित थे और सैकड़ों लड़ाकू विमानों द्वारा संरक्षित थे। प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण लक्ष्यों की पहचान के लिए H-2X रडार का प्रयोग किया गया।
नगर को लगभग 474.5 टन विस्फोटक बम और 296.5 टन आगजनी बम प्राप्त हुए, कुल मिलाकर 771 टन गोला बारूद। कुछ विमानों ने हमले के बिंदुओं की पहचान सही ढंग से नहीं की और अपनी बम वर्षा ब्रूक्स, पिल्सेन और प्राग पर कर दी, जहां 153 टन विस्फोटक गिराए गए। मुख्य उद्देश्य था हथियार निर्माण इकाइयों, फ्राइडरिशस्टाट स्टेशन और उसके मरम्मत कार्यशालाओं को नष्ट करना। हालांकि रडार अब भी अपूर्ण था, जिसके कारण बम लक्ष्य से भटककर पास के इलाकों में गिर गए। 35 किलोमीटर दूर न्यूस्टाट इन जैक्सन में रात्रिकालीन बमबारी के बाद राख बारिश की तरह गिरी। 15 फरवरी को 10:15 पर आग से बुरी तरह झुलसी फ्राउएनकिर्चे गिर गई। बाद में 11:51 से 12:10 तक 211 B-17 विमानों ने दोबारा हमला किया और 460 टन विस्फोटकों को माइसन से पिरना तक के क्षेत्रों में गिराया। प्रयासों के बावजूद फ्राइडरिशस्टाट स्टेशन नष्ट नहीं हुआ। 2 मार्च को अमेरिकी वायुसेना के 455 B-17 विमानों ने हाइड्रियर वेरकश्वार्त्सहाइड द्रवीकरण संयंत्र की ओर उड़ान भरी, लेकिन अपने मार्ग से हटकर ड्रेसडेन की बमबारी की ताकि रेल मार्गों को निष्क्रिय किया जा सके। 10:27 से शुरू होकर उन्होंने 940.3 टन विस्फोटक और 140.5 टन आगजनी बम फ्राइडरिशस्टाट, न्यूस्टाट और आसपास की इमारतों पर गिराए। वर्नर फॉन गिल्सा ने फरवरी के हमले के बाद स्थानीय रक्षा की कमान संभाली, फ्रेडरिक विल्हेल्म लीगमैन का स्थान लेते हुए। उसका मुख्यालय टाशनबर्ग के महल में स्थापित किया गया, जिसे बाद में अल्बर्टस्टाट शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया। उसने निकर्न में लुफ्टवाफे के खाद्य और चिकित्सीय संसाधनों के भंडार का उपयोग पीड़ितों की सहायता के लिए करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उसने शरणार्थियों के आगमन का समन्वय किया और अवकाश पर गए या हल्की चोटों वाले सैनिकों को पुनर्गठित कर नई इकाइयों का गठन किया। 10 अप्रैल को गाउलाइटर मुचमान ने ब्रूहल की छत पर स्कूलों के लिए अस्थायी कक्षाएं और शरण स्थलों के निर्माण का प्रावधान किया। अंतिम बमबारी 17 अप्रैल को हुई, जब 8वीं अमेरिकी वायुसेना के 572 विमानों ने हमला किया। इस हमले में 1526.4 टन विस्फोटक और 164.5 टन आगजनी सामग्री स्टेशन क्षेत्रों पर फेंकी गई। साथ ही अज्ञात एक कारखाने पर 28 टन अतिरिक्त बम भी गिराए गए। इस हमले ने नगर में रेल यातायात को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया। नाजी शासन ने विनाश का लाभ उठाते हुए अंतिम बचे हुए लोगों से रक्षा को और मजबूत किया। 14 अप्रैल को मुचमान ने आधिकारिक रूप से ड्रेसडेन का किला घोषित किया। 23 अप्रैल को आरएएफ ने नगर पर 40,000 प्रचार पत्रक गिराए। 2 मई को बर्लिन के आत्मसमर्पण के बाद गिल्सा ने ड्रेसडेन की रक्षा को भंग कर दिया और निकासी शुरू कर दी। बिखरे हुए समूह 8 मई 1945 तक प्रतिरोध जारी रखते रहे, जब लाल सेना ने नगर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। ड्रेसडेन अपने केंद्रीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में निवासियों को समेटे हुए था और यहां व्यावसायिक इमारतें ऐतिहासिक निर्माणों के साथ मिश्रित थीं। हमलों के बाद ओल्डस्टाट लगभग पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। हालांकि कुछ ढांचे खड़े रह सके, वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। जीफोर्स्टाट, योहाननस्टाट और स्यूडफोर्स्टाट जैसे क्षेत्र तबाह हो गए, जबकि मिक्टेन, स्ट्रेलेन और ग्रोना में भी विनाश अत्यधिक था। राइक, फ्राइडरिशस्टाट, प्लावेन, चर्टनिट्स और न्यूस्टाट के जिलों में प्रभाव गंभीर था और प्रोलिस में आग तेजी से फैली। शांडाउअर और बोडेनबाखर स्ट्रासे के साथ लगभग 800 इमारतें, जिनमें लगभग 7,000 आवासीय इकाइयां, कार्यशालाएं और कारखाने थे, मलबे में बदल गईं। बमबारी ने विलंबित बारोक काल की महत्वपूर्ण इमारतों को नष्ट कर दिया, जैसे सेम्परोपर, फ्राउएनकिर्चे महल और जोफियनकिर्चे। वर्षों बाद आरडीए सरकार के अधीन कई क्षतिग्रस्त इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि कुछ खंडहरों को तबाही की याद के रूप में संरक्षित रखा गया। हालांकि रात्रिकालीन हमलों का मुख्य उद्देश्य हथियार उद्योग नहीं था, फिर भी नगर के विनिर्माण क्षेत्र का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो गया। बिजली, गैस और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। कुल 2,22,000 आवासों में से 60,000 से 75,000 पूरी तरह तबाह हो गए। 18,000 को गंभीर नुकसान पहुंचा और 81,000 को मामूली क्षति हुई। लगभग 30% व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्य करने में असमर्थ हो गए। परिवहन प्रणाली पूरी तरह निष्क्रिय हो गई।
लगभग 75% ओवरहेड लाइनें नष्ट हो गईं और सड़कों पर गड्ढों और मलबे के ढेरों के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया। एल्बा नदी पर सभी पुलों को भारी क्षति पहुंची। हालांकि 2 सप्ताह के भीतर रेलवे गतिविधि आंशिक रूप से बहाल की जा सकी, सेना का परिवहन कुछ ही दिनों में फिर शुरू हो गया। कई कारखाने अपनी सुविधाओं के विनाश, कर्मचारियों की कमी या आपूर्ति न पहुंच पाने के कारण कार्य करना बंद कर चुके थे। मार्च 1945 तक केवल 6 कारखाने सक्रिय रह गए थे। ऑस्ट्रागेहेगे का बूचड़खाना 19 फरवरी को फिर से चालू हुआ, जबकि रोसेनस्ट्रासे की बेकरी ने मार्च में कार्य दोबारा शुरू किया। उसी अवधि तक नगर केंद्र में लगभग 4000 लोग अब भी निवास कर रहे थे। खाद्य वितरण के केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन जल्द ही आपूर्ति में कमी आने लगी। अप्रैल तक सार्वजनिक सहायता ने पीड़ितों की जिम्मेदारी नहीं ली। कार्यशील संस्थाएं न होने के कारण संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में असमर्थ रहा। संघर्ष के अंत से ड्रेसडेन की बमबारी में मृतकों की संख्या इतिहासकारों के विश्लेषण का विषय बनी रही है। सटीक आंकड़े निर्धारित करने में कठिनाई का कारण यह है कि यद्यपि 1929 में जनसंख्या 6,42,000 थी, हमले के समय नगर में लगभग 2 लाख शरणार्थी और हजारों घायल सैनिक मौजूद थे। बर्लिन पर बमबारी, अधूरा आक्रामक। बर्लिन के विरुद्ध हवाई अभियान, जिसे जर्मन राजधानी पर बमबारी आक्रमण या बर्लिन हवाई युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स (RAF) और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की वायुसेना (USAF) द्वारा किए गए हमलों की एक श्रृंखला थी। ये घेराबंदी, जो नवंबर 1943 और मार्च 1944 के बीच विकसित हुई, का उद्देश्य जर्मनी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना और एक जमीनी आक्रमण के बिना द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना था। हालांकि यह रणनीति असफल रही। आर्थर हैरिस 1892-1984 RAF के बॉम्बर कमांड के प्रमुख को जर्मन क्षेत्र में कारखानों और औद्योगिक केंद्रों पर रात के समय संतृप्त बमबारी करने के लिए उच्चतम स्तर पर समर्थन प्राप्त था। बर्लिन पर हमले से पहले RAF और USAF दोनों ने रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया था, जैसे रूर का औद्योगिक बेसिन, रूर की लड़ाई मार्च-जुलाई 1943, और हैम्बर्ग, जो ऑपरेशन गोमोरा जुलाई-अगस्त उसी वर्ष के दौरान भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। इन हमलों में RAF प्रायः रात में कार्य करता था, जबकि USAF दिन के समय हमले करता था। 1943 के मध्य में मित्र देशों के नेताओं ने यूरोपीय महाद्वीप पर आक्रमण की योजना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। जून में उन्होंने पॉइंट ब्लैंक निर्देश जारी किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जर्मन लड़ाकू विमानों के उत्पादन को कमजोर करना, जो अगली गर्मियों में नॉर्मंडी ऑपरेशन ओवरलॉर्ड में जमीनी हमले के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उस आक्रमण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आकाश में प्रभुत्व प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि हैरिस को प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर लक्षित बमबारी की प्रभावशीलता पर संदेह था, जैसे हथियार कारखानों पर। उसका यह संदेह USAF के श्वाइनफर्ट और रेगेंसबुर्ग पर हमलों में परिलक्षित हुआ। अगस्त 1943 में श्वाइनफर्ट पर USAF का पहला प्रयास रणनीतिक बॉल बेयरिंग कारखानों को नष्ट करने में विफल रहा और उसे भारी विमान हानि उठानी पड़ी। हालांकि अक्टूबर में हुए एक नए हमले के परिणाम बेहतर रहे। बर्लिन में अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार उद्योग स्थित था, जिससे हैरिस ने विशिष्ट लक्ष्यों पर हमले की बजाय अधिक व्यापक बमबारी रणनीति का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह शहर परिवहन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था और जर्मन शक्ति का एक प्रमुख प्रतीक था। ब्रिटिश कमांडर का मानना था कि बर्लिन पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला जर्मनी को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर सकती है और एक महंगी तथा लंबी जमीनी लड़ाई की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। हालांकि इस योजना में कई बाधाएं थीं। बर्लिन पहले से बमबारी का सामना कर चुके अन्य नगरों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था, जिससे भारी क्षति पहुंचाने के लिए निरंतर बमबारी आवश्यक हो गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए हैरिस ने 6000 बम वर्षकों की मांग की, लेकिन यह संख्या कभी उपलब्ध नहीं हो सकी। अपने अधिकतम स्तर पर RAF और USAF मिलकर लगभग 3000 बम वर्षकों के साथ कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त बर्लिन की वायु रक्षा बहुत शक्तिशाली थी, जिसमें 100 से अधिक एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियां नगर की सुरक्षा में तैनात थीं। इतिहासकार एम हेस्टिंग्स ने बर्लिन को यूरोप का सबसे विस्तृत और सबसे अधिक संरक्षित शहरी औद्योगिक परिसर बताया है। नीलैंड्स के अनुसार जर्मन राजधानी हमलावरों के लिए अत्यंत कठिनाइयां प्रस्तुत करती थी।
शत्रु क्षेत्र के गहरे भीतर इसकी स्थिति, पूर्वी सीमा के समीपता और उसका विशाल आकार, ये सभी तत्व नेविगेशन और लक्ष्यों की पहचान को कठिन बना देते थे। 1943 में एक प्रमुख समस्या मित्र देशों के लड़ाकू विमानों की अपर्याप्त सीमा थी, जिससे वे बम वर्षकों को जर्मनी के भीतरी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा सकते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि पूर्ववर्ती अभियानों जैसे 1942 में कोलोन पर 1000 विमानों के हमले के बावजूद जनसंख्या की नैतिक स्थिति कमजोर नहीं हुई, जबकि हताहतों की संख्या और विनाश बहुत अधिक था। यह पहले ही देखा जा चुका था जब जर्मनों ने युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश नगरों और लंदन पर हमले किए थे। यहां तक कि यदि जर्मन जनसंख्या का मनोबल टूट भी जाता तो भी अधिनायकवादी राज्य की कठोर नियंत्रण प्रणाली के चलते उनकी राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव की संभावना कम थी। इन चुनौतियों के बावजूद संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ ने हैरिस की रणनीति को अनुमोदित किया और बर्लिन पर बम वर्षकों की तैनाती की स्वीकृति दी। यूएसआईएफ, जिसने जर्मन तेल बुनियादी ढांचे जैसे लक्ष्यों को प्राथमिकता दी थी, केवल आक्रामक के अंतिम चरण में इन हमलों में शामिल हुआ। तदनुसार आरएफ ने अकेले ही अधिकांश हमले किए, इस विश्वास के साथ कि उसकी हवाई आक्रामकता उस शहर को झुका देगी जिसे ग्रान बी उपनाम दिया गया था। आरएफ का सबसे शक्तिशाली विमान लैंकेस्टर था, जो 4 इंजन वाला बम वर्षक था और जिसकी क्षमता 6350 किलो विस्फोटकों को ले जाने की थी। अन्य मॉडलों जैसे हेलिफैक्स और स्टर्लिंग का भी उपयोग किया गया। दुश्मन के लड़ाकू विमानों को भ्रमित करने के लिए डी हैविलैंड मॉस्किटो बम वर्षकों को तैनात किया गया, जो 1814 किलोग्राम बम ले जा सकते थे और ध्यान भटकाने वाले हमले करते थे। दूसरी ओर यूएसएएफ ने बी-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस का उपयोग किया, जिसकी भार क्षमता 2722 किलो थी, और बी-24 लिबरेटर का भी। बर्लिन पर पहले हमले अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत 1943 के बीच हुए। कुल मिलाकर 1647 बम वर्षकों ने इन हमलों में भाग लिया, लेकिन 126 को दुश्मन के लड़ाकू विमानों जैसे मेसरश्मिट बीएफ 109 या विमान रोधी तोपों द्वारा मार गिराया गया। जर्मन राजधानी तक का रास्ता भी एक चुनौती था और अनपेक्षित घटनाओं ने नुकसान को बढ़ा दिया। 7.7% की हानि दर के साथ आक्रामकता को बनाए रखना अव्यावहारिक समझा गया, इसलिए अभियानों को तब तक निलंबित कर दिया गया जब तक कि रातें लंबी न हो जाएं, क्योंकि अंधेरा धीमे बम वर्षकों को अधिक सुरक्षा देता था। 18 नवंबर को हमले फिर से शुरू किए गए। इस बार अन्य स्थानों पर ध्यान भटकाने की एक रणनीति अपनाई गई, जिससे 444 भेजे गए बम वर्षकों में से केवल 9 को मार गिराया गया। नवंबर तक 3 अतिरिक्त हमले किए गए। दिसंबर में अभियान 4 और हमलों के साथ जारी रहा, जबकि हैरिस बर्लिन को अधीन करने की अपनी योजना पर अड़ा रहा। इन अभियानों के दौरान विमानों की हानि दर लगभग 5% थी, लेकिन लगातार बादल छाए रहने से बमबारी की सटीकता प्रभावित हुई। अक्सर टोही विमान विनाश की वास्तविक सीमा की पुष्टि नहीं कर पाते थे। मौसम की परिस्थितियां लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बाधा बन सकती थीं। 17 दिसंबर की सुबह घने कोहरे के कारण 25 लैंकेस्टर बम वर्षक उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक ही स्थान पर कई विमानों की मौजूदगी भी खतरनाक थी, जैसा कि जॉन कोक्रेन, एक बम वर्षक के गनर, याद करते हैं। मेरे जीवन के सबसे चौंकाने वाले क्षणों में से एक मेरी स्क्वाड्रन की बर्लिन पर पहली मिशन के दौरान हुआ। बम गिराने के बाद गठन को हवा में एक दूसरे को पार करना होता था, जिससे खतरनाक ओवरलैपिंग हो जाती थी। उस समय हमारे ऊपर उड़ रही एक स्क्वाड्रन ने सीधे हमारे ऊपर अपना भार छोड़ दिया। हमारे एक विमान को टक्कर लगी और वह क्षण मेरी यादों में एक डरावने अनुभव के रूप में हमेशा के लिए अंकित हो गया, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जनवरी 1944 में हमले 5 नए अभियानों के साथ जारी रहे, लेकिन हैरिस पर जर्मन विमान उत्पादन से जुड़ी विशिष्ट सुविधाओं की ओर बम वर्षकों को मोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। खराब मौसम अब भी समस्या बना रहा, जिससे 14 दिनों तक अभियान रुके रहे, जबकि हानि दर 7% तक पहुंच गई। 15 फरवरी को आक्रामकता और भी महंगी साबित हुई। 891 भेजे गए बम वर्षकों में से 42 वापस नहीं लौटे। 24 मार्च को नुकसान और भी अधिक हुआ। 9% बेड़ा यानी 72 विमान मार गिराए गए। यह हानि स्तर असहनीय था। आरएफ लगभग 900 सक्रिय बम वर्षकों के साथ काम कर रही थी
और यदि नुकसान 6% से अधिक हो जाता तो किसी चालक दल के लिए 30 मिशनों को बिना गिराए पूरा करना लगभग असंभव हो जाता। इसके अलावा विमान और प्रशिक्षित कर्मचारियों दोनों को बदलना मुश्किल होता जा रहा था। जर्मनी नुकसान के बावजूद हार मानने के कोई संकेत नहीं दे रहा था। मार्च में ग्रेट ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी 8वीं वायुसेना ने बर्लिन पर बमबारी तेज कर दी, जिससे वहां के निवासियों का कष्ट और बढ़ गया। फिर भी मित्र देशों की रणनीति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे। आरएएफ ने जर्मन राजधानी पर कुल 16 बड़े हमलों में 492 विमान खो दिए। केवल 6 मार्च को यूएसआईएफ के एक दिन के मिशन में 69 बमवर्षक दुश्मन की अब अधिक प्रभावी हो चुकी विमान रोधी रक्षा द्वारा मार गिराए गए। अन्य शहरों को भी निशाना बनाया गया, जैसे मार्च 1944 में न्यूरेमबर्ग, जहां आरएएफ को लगभग 100 विमानों की हानि हुई। यदि पूरी आक्रामकता बर्लिन पर केंद्रित होती तो लुफ्टवाफे केवल उसी शहर की रक्षा को मजबूत कर सकता था। जैसे जैसे वसंत 1944 नजदीक आ रहा था, मित्र राष्ट्रों की प्राथमिकता बदल गई। डी डे की तैयारियों ने बॉम्बर कमांड के संसाधनों को अपनी ओर खींच लिया। यद्यपि बर्लिन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, वह गिरा नहीं। रणनीतिक दृष्टिकोण से जर्मन राजधानी पर हवाई आक्रमण मित्र राष्ट्रों के लिए एक विफलता सिद्ध हुआ। हालांकि बर्लिन पर हवाई आक्रमण जर्मन आत्मसमर्पण नहीं ला सका, इसके परिणाम विनाशकारी थे। बमबारी में विस्फोटकों को आग लगाने वाले उपकरणों के साथ मिलाया गया था। पहले छतों और मंजिलों को भेदते थे, रास्ता बनाते थे ताकि दूसरे मलबे के बीच में फैलकर बड़े पैमाने पर आग लगा सकें। सावधानीपूर्वक किए गए अनुमानों से पता चलता है कि कम से कम 4 लाख निवासियों ने इन हमलों के कारण अपने घर खो दिए। केवल नवंबर में लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ा, पीड़ितों की संख्या अनुपात में घटती गई, क्योंकि हजारों विस्थापितों ने शहर छोड़कर विनाश से बचने का निर्णय लिया। काला शुक्रवार, न्यूरेमबर्ग की आपदा। 30 और 31 मार्च 1944 की रात के दौरान ब्रिटिश बमवर्षक कमान ने न्यूरेमबर्ग के विरुद्ध अपना सबसे साहसी अभियान चलाया। यह हमला ब्रिटिश वायुसेना द्वारा पूरे संघर्ष के दौरान झेला गया सबसे बड़ा झटका बन गया और साथ ही जर्मन रात्रि हवाई रक्षा के लिए सबसे सफल दिनों में से एक साबित हुआ। उस समय तक न्यूरेमबर्ग, जो नाजी पार्टी की रैलियों का एक प्रमुख केंद्र था, रॉयल एयरफोर्स के 5 पिछले हमलों का निशाना बन चुका था, परंतु उन प्रयासों के परिणाम प्रभावी नहीं रहे थे। इसका ग्रेट ब्रिटेन से दूर स्थान और बार बार प्रतिकूल मौसम की स्थितियां निर्णायक प्रहारों में बाधा बनी थीं। फिर भी ब्रिटिशों के लिए यह एक अत्यधिक रणनीतिक महत्व का बिंदु था, न केवल इसके विचारधारात्मक मूल्य के कारण, बल्कि इसलिए भी कि इसके दक्षिणी क्षेत्र में एमएन कंपनी की फैक्ट्रियां संचालित होती थीं, जो पनडुब्बियों के लिए डीजल इंजन और पैंजर टैंकों के लिए आवश्यक पुर्जे बनाती थीं। इसके अतिरिक्त इसके आसपास लगभग 120 हथियार निर्माण कंपनियां काम कर रही थीं। चूंकि यूरोप में आक्रामकता का समय नजदीक आ रहा था, ब्रिटिश उच्च कमान ने निर्णय लिया कि यह जर्मन युद्ध आपूर्ति को कमजोर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर हमले का उपयुक्त समय है। मित्र राष्ट्रों के लगातार हमलों के बावजूद जर्मन सैन्य उत्पादन मशीनरी तेजी से काम कर रही थी। आर्थर हैरिस के नेतृत्व में, जो फरवरी 1942 से बमवर्षक कमान के प्रमुख थे, यह निर्णय लिया गया कि एक विशाल बमबारी में सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। यद्यपि अभियान का लक्ष्य विशिष्ट रूप से फैक्ट्रियां थीं, पूरे शहर पर प्रभाव की संभावना से इनकार नहीं किया गया, क्योंकि उसका विनाश भी जर्मनी की युद्ध क्षमता को कम कर सकता था। योजना को पूरी तरह गुप्त रखा गया और किसी भी प्रकार की जानकारी लीक न हो, इसके लिए अत्यंत कठोर उपाय अपनाए गए। पूर्व बैठकों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई थी। इस आक्रामकता के लिए बनाए गए मार्ग में यह तय किया गया कि हवाई बेड़ा पहले बेल्जियम के दक्षिण की ओर बढ़ेगा, फिर पूर्व की ओर मुड़ेगा और कासल के दक्षिण क्षेत्र तक पहुंचेगा, जहां से वह मुख्य लक्ष्य की ओर प्रस्थान करेगा। वापसी की योजना स्टुटगार्ट और फ्रांस के उत्तर से होकर बनाई गई थी। यह अंतिम हिस्सा सबसे खतरनाक था, क्योंकि यह क्षेत्र जर्मन रात्रि लड़ाकू विमानों द्वारा सघन रूप से निगरानी में था, जो निश्चित रूप से उच्च सतर्कता पर होते। इस अभियान की सफलता के लिए ध्यान भटकाने की रणनीति एक प्रमुख तत्व थी। कई इकाइयों, मुख्यतः लक्ष्यों को चिह्नित करने में विशेषज्ञ मॉस्किटो विमानों और 50 हेलिफैक्स को उत्तर दिशा में भेजने का आदेश दिया गया,
ताकि जर्मन रक्षा बलों को असली लक्ष्य के बारे में भ्रमित किया जा सके। कुल मिलाकर बमवर्षक कमान ने 58 बमवर्षक स्क्वाड्रनों और 9 मॉस्किटो विमानों को इकट्ठा किया, जिससे कुल 795 विमानों की एक प्रभावशाली शक्ति तैयार हुई। इनमें से 572 लैंकेस्टर और 214 हैलिफैक्स थे। न तो इससे पहले और न ही युद्ध के दौरान कभी न्यूरेमबर्ग के विरुद्ध इतनी विशाल हवाई टुकड़ी तैनात की गई। 30 मार्च 1944 को 20:00 बजे उड़ान भरना शुरू हुआ। योजना के अनुसार 1:05 से 1:22 के बीच लक्ष्य चिह्नित किया जाना था और फिर अगले 12 मिनट में हमला किया जाना था। रडार द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उड़ान की ऊंचाई को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया गया था। ब्रिटिश तट से रवाना होने पर बेड़ा 600 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। फिर बेल्जियम पार करते समय यह धीरे धीरे 2400 मीटर तक बढ़ेगा। वहां से यह चढ़ाई जारी रखेगा और बमबारी के समय 6000 से 6500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। हमले के लिए नियोजित गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो वापसी के समय 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जानी थी। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमानों ने लक्ष्य क्षेत्र में अनुकूल स्थितियों की पुष्टि की, जिससे अभियान की सफलता में विश्वास और बढ़ गया। उस रात यह योजना बनाई गई थी कि लगभग 3000 टन बम लक्षित स्थान पर गिरेंगे। उस कुल में से 1176 टन आग लगाने वाले थे, जबकि 900 टन अत्यधिक विध्वंसक विस्फोटक थे। लेकिन समस्याएं तुरंत शुरू हो गईं। प्रारंभिक आकलन के लिए जिम्मेदार मॉस्किटो विमानों ने यह नहीं देखा कि बेल्जियम में मौसम की स्थितियां प्रतिकूल थीं। बेड़े को खुले आकाश और पूर्णिमा के साथ उड़ना था, लेकिन अपेक्षित बादल नहीं थे। इसके बावजूद बम वर्षक दुश्मन के क्षेत्र में स्थिर गति से आगे बढ़ते रहे। विपक्ष की ओर लुफ्टवाफे के नियंत्रकों ने धोखा नहीं खाया। जब पहला बम वर्षक लीज के पास विमान रोधी गोलाबारी से निशाना बना, तो जर्मनों ने अनुमान लगाया कि इतनी सघन संरचना केवल पूर्व की ओर जा सकती है। तुरंत उन्होंने सभी रात्रि लड़ाकू स्क्वाड्रनों को सतर्क कर दिया। ब्रिटिश पायलटों को अपने प्रतिद्वंद्वियों की दक्षता का एहसास होने में अधिक समय नहीं लगा। जर्मन सीमा और राइन नदी के बीच के 72 किलोमीटर के खंड में आरएएफ ने 10 लैंकेस्टर विमान, 2 हैलिफैक्स और अन्य 2 विमानों को गंभीर क्षति के साथ खो दिया। मिशन अभी शुरू ही हुआ था। दृश्य और भी निराशाजनक हो गया जब एक अप्रत्याशित घटना घटी। सामान्यतः संघनन रेखाएं 7600 मीटर से ऊपर बनती हैं, लेकिन इस अवसर पर वे 5700 और 6000 मीटर के बीच बनने लगीं, जो ब्रिटिश बम वर्षकों की उड़ान ऊंचाई थी। पूर्णिमा की रोशनी उन्हें उजागर कर रही थी, जिससे वे आसान लक्ष्य बन गए। इसी दौरान मित्र राष्ट्र यह नहीं जानते थे कि लुफ्टवाफे ने अपने लड़ाकू विमानों को एक नवीन प्रणाली से लैस किया था। 2 20 मिलीमीटर की तोपें, जो विमानों के धड़ में 80 डिग्री के कोण पर लगाई गई थीं। इससे पायलटों को नीचे से हमला करने की अनुमति मिलती थी, बिना बम वर्षकों के गनरों द्वारा देखे जाने के। वे आंतरिक इंजनों पर निशाना लगाते थे, जहां ईंधन के टैंक स्थित होते थे। यह नई विधि विनाशकारी साबित हुई। केवल एक मिशन में लुफ्टवाफे की 2 टीमों ने केवल 56 गोलियों में 4 बम वर्षकों को नष्ट कर दिया। वहीं जर्मन एस मार्टिन बेकर, जिसने युद्ध के अंत में 58 विमानों को गिराया, ने रूह्र क्षेत्र के ऊपर केवल 30 मिनट में 6 विमानों को मार गिराया। जब गठन दक्षिण की ओर मोड़ बिंदु पर पहुंचा, तब तक वे केवल 1 घंटे में 41 लैंकेस्टर और 18 हैलिफैक्स खो चुके थे। आरएफ ने कभी इतने कम समय में इतनी बड़ी हानि दर्ज नहीं की थी। लक्ष्य तक पहुंचने में अभी लगभग 20 मिनट बाकी थे, जब कई बम वर्षकों ने एक घातक गलती की। वे समय से पहले और अनुमानित ऊंचाई से कम पर मुड़ गए। जर्मन लड़ाकू विमानों ने इस भ्रम का लाभ उठाया और 10 और विमानों को गिरा दिया। गंतव्य से 45 किलोमीटर पहले स्थिति और बिगड़ गई। बादलों की एक घनी परत, जो 600 और 3500 मीटर के बीच फैली थी, ने दृश्यता को जटिल बना दिया। कुछ लक्षित चिह्नक विमानों का दिशा बोध खो गया और उन्होंने गलती से एक अन्य बस्ती पर हमला कर दिया। इस चरण के दौरान 39 बम वर्षकों को लक्ष्य के पास और पहुंच के दौरान मार गिराया गया। बमबारी शुरू होते समय तक हमला करने वाली सेना पहले ही 69 विमानों को दुश्मन लड़ाकुओं के कारण और 82 को कुल मिलाकर विमान रोधी तोपों सहित खो चुकी थी। गिराए गए सभी दलों में से केवल एक ही जीवित बच सका। हानियों के बावजूद 512 विमानों ने अपने बम गिराए,
लेकिन उनका असर प्रभावशाली नहीं था। लौटते समय ब्रिटिश विमानों को विपरीत दिशा की हवा का सामना करना पड़ा, जिससे गति कम हुई और जर्मन लड़ाकू विमानों द्वारा पीछा करना भी कठिन हुआ। फिर भी लुफ्टवाफे तबाही मचाता रहा। 3 विमानों को जर्मनी छोड़ने से पहले गिरा दिया गया, जबकि अन्य 7 चैनल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए। इनमें उस मिशन में बेकर का आखिरी शिकार भी शामिल था, जिसने ईंधन लगभग समाप्त होने तक बम वर्षकों का पीछा किया। ब्रिटिश तट पर पहुंचने पर 2 और विमानों को विमान रोधी गोलाबारी ने निशाना बनाया। जब अभियान समाप्त हुआ तो आरएएफ के लिए परिणाम विनाशकारी था। 109 विमान खोए गए, जिनमें से 96 लड़ाई में नष्ट हुए और 10 ऐसी हालत में दुर्घटनाग्रस्त हुए कि उनकी मरम्मत संभव नहीं थी। मानव हानि भी अत्यंत भयानक थी। 545 चालक दल मारे गए और 160 को बंदी बना लिया गया। उस मिशन का एक चौंकाने वाला तथ्य यह था कि केवल एक दिन में रॉयल एयरफोर्स ने इंग्लैंड की लड़ाई के पूरे काल में खोए गए कुल सदस्यों से अधिक कर्मियों को खो दिया। इसके विपरीत जर्मन रात्रि लड़ाकू विमानों को केवल 10 विमानों की हानि हुई और केवल 11 पायलट युद्ध में मारे गए। रणनीतिक दृष्टिकोण से न्यूरेमबर्ग पर प्रभाव नगण्य था। वहां 133 लोग मारे गए, जिनमें से 72 शहर के भीतर थे। कुल मिलाकर 198 घर नष्ट हुए और 96 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विभिन्न स्तरों की क्षति पहुंची, लेकिन केवल 2 सप्ताह में औद्योगिक उत्पादन सामान्य हो गया। लुफ्टवाफे के रात्रि लड़ाकू विमानों के लिए यह अभियान पूरे युद्ध का सबसे सफल साबित हुआ। लगभग हर पायलट ने कम से कम एक दुश्मन को गिराया। मार्टिन रूज, जो युद्ध का अंत 52 जीतों के साथ करेगा, ने उस मिशन में 3 विमान गिराए। रूडोल्फ फ्रैंक, जो 1 महीने से भी कम में युद्ध में मारा गया, ने कुल 45 जीतों में से 3 उसरात हासिल की। एक अन्य एस जेम्स एच स्पैथ, जो अप्रैल 1945 में 44 गिराए गए विमानों के साथ मारा जाएगा, ने उस हमले में 3 बम वर्षक गिराए। वहीं एक पायलट, जिसने युद्ध का समापन 25 दुश्मन विमानों को नष्ट करके किया, ने केवल 26 मिनट में 4 विमान गिराए, जिनमें से 2 न्यूरेमबर्ग क्षेत्र के भीतर थे। हालांकि उस दिन की सबसे बड़ी सफलता मार्टिन बेकर के नाम रही, जिसने अपने BF 110 G4 विमान से 27 विमानों को गिराकर अपनी छाप छोड़ी। इसका परिणाम ब्रिटिश बमवर्षक कमान के लिए विनाशकारी था। आर्थर हैरिस और उसकी रणनीति पर तत्काल आलोचनाएं शुरू हो गईं। जनसंहार का प्रभाव इतना गहरा था कि आरएएफ को न्यूरेमबर्ग पर दोबारा हमला करने में 7 महीने लग गए। जहां जर्मनों के लिए यह दिन उनकी सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज हुआ, वहीं आरएएफ के इतिहास में यह त्रासद काला शुक्रवार कहलाया। आग के आकाश, म्यूनिख पर हमला। 6 मार्च 1944 की अमेरिकी आपदा भरी घुसपैठ के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कमजोर होने के बावजूद लुफ्टवाफे अब भी एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ था। इसके प्रभाव को कम करने के लिए मित्र राष्ट्रों की उच्च कमान ने एक आक्रामक अभियान की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य जर्मन युद्ध उत्पादन को कमजोर करना और उनके लड़ाकू विमानों की कार्यक्षमता को उनके हवाई अड्डों पर भारी बमबारी के जरिए सीमित करना था। उस वर्ष 15 अप्रैल को 8वीं वायुसेना ने एक बड़े पैमाने पर हमला किया। इस मिशन में 616 P-830, P-47 और P-51 लड़ाकू विमानों ने भाग लिया, जिनका मुख्य निशाना जर्मनी के मध्य और दक्षिणी भागों में स्थित वायुसेनाएं थीं। कुल मिलाकर 8 हवाई अड्डों पर बमबारी की गई, जिनमें हैगनाउ का ए श्रेणी का प्रतिष्ठान भी शामिल था। हालांकि यह अभियान अमेरिकी लड़ाकू विमानन के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। यह मिशन पूरे युद्ध के दौरान एक ही दिन में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ। कुल मिलाकर 33 लड़ाकू विमान मार गिराए गए, जिनमें 15 P-51 शामिल थे। बदले में उन्होंने जमीन पर 25 दुश्मन विमानों को नष्ट किया, जिनमें 5 भारी बम वर्षक हे 177 थे। नुकसान और पहुंचाए गए क्षति के बीच का अनुपात स्पष्ट रूप से अमेरिकियों के लिए प्रतिकूल था। इन परिणामों के कारण 2 दिनों तक कोई भी बड़ा अभियान शुरू नहीं किया गया। 18 अप्रैल तक 700 से अधिक बम वर्षकों और 600 लड़ाकू विमानों की एक शक्ति ने जर्मनी के दक्षिण में स्थित कई विमान निर्माण फैक्ट्रियों पर एक सफल हमला किया। इस आक्रामकता में 8वीं वायुसेना ने केवल 19 बम वर्षक और 5 लड़ाकू विमान खोए, जिससे अमेरिकी कमान को यह विश्वास हुआ कि युद्ध का पलड़ा अब उनकी ओर झुक रहा है। अगले दिनों में प्रयास फ्रांस में स्थित लक्ष्यों पर केंद्रित रहे। डी-डे की तैयारी के तहत रणनीतिक योजनाओं में म्यूनिख पर एक बड़ा अभियान भी शामिल था, जहां यह झांत था
कि लुफ्टवाफे के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डे और आवश्यक फैक्ट्रियां थीं। मित्र राष्ट्रों के तीव्र दबाव के बावजूद जर्मन उद्योग अब भी प्रतिमाह 100 से अधिक विमान बना रहा था। यह हमला 24 अप्रैल 1944 को निर्धारित किया गया। इस हमले के लिए 8वीं वायुसेना ने 754 बम वर्षकों और 867 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। तीनों बम वर्षक डिवीजनों को म्यूनिक, फ्रैसिंग, एयरलिंग, गैबलिंगन और लेपहाइम सहित कई स्थानों पर हवाई अड्डों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आदेश दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक ओबेरपफाफेनहोफेन में स्थित डॉर्नियर परिसर था, जहां 2-335 लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाता था। लेशफेल्ड पर भी एक हमला योजना में शामिल था, जहां उन्नत मी 262 विमान तैनात थे। साथ ही एक जेट इंजन उत्पादन संयंत्र भी मौजूद था। मुख्य समस्याओं में से एक एस्कॉर्ट कवरेज थी। P-47 और स्पिटफायर लड़ाकू विमानों में पूरे मार्ग की सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त सीमा नहीं थी। केवल 5 P-51 स्क्वाड्रन स्टुटगार्ट से म्यूनिख और फिर फ्रैंकफर्ट तक वापसी के मार्ग को कवर कर सकते थे। अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाई सुरक्षा को चरणबद्ध तरीके से विभाजित किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। जर्मन पक्ष में लुफ्टफ्लोटे राइख की रक्षा JG 1, 3, 5, 11, 27, 53 और 106 लड़ाकू समूहों द्वारा की गई। साथ ही JG 301 की एक इकाई और ZG 26 और ZG 76 स्क्वाड्रनों के तत्व भी शामिल थे। लुफ्टफ्लोटे 3 की JG 26 के तीसरे पंख की एक अस्थायी टुकड़ी भी शामिल की गई। कुल मिलाकर 275 से अधिक एक इंजन वाले और 40 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान रक्षा के लिए तैयार थे। म्यूनिख क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित मॉडल Bf-109G6 था, हालांकि Bf-109G5 की कुछ इकाइयां भी संचालन में थीं। इसके अतिरिक्त एक हमलावर बमवर्षक दल जो FW-190A7 जैसे भारी सशस्त्र और बख्तरबंद विमानों से बना था, युद्ध के लिए तैयार किया गया। इनके अलावा लगभग 25 मी 110 G2 और 12 मी 410 एक विमान भी शामिल थे। चयनित हमला मार्ग सबसे सीधा परंतु सबसे खतरनाक भी था। मित्र राष्ट्रों के बम वर्षकों को एक ऐसे गलियारे से गुजरना था जो विमान रोधी तोपों से घिरा हुआ था, जो ऑग्सबुर्ग से म्यूनिख तक फैला था। बाद में वे उत्तर और पश्चिम की ओर मुड़ते हुए अपने लक्ष्यों तक पहुंचते, जो कॉन्स्टेंस झील के उत्तर में स्थित थे, और उन्हें म्यूनिख और मैनहाइम के बीच की एक सघन विमान रोधी आग की दीवार का सामना करना पड़ता। 1942 के अंत से म्यूनिख स्यूडगर्न में आधारित वायु क्षेत्र जिले 7 को 18 उन्नत FUMG-65 टेलीफुंकेन राडार से सुसज्जित किया गया था, जिन्हें 128 मिलीमीटर की विमान रोधी बैटरियों में एकीकृत किया गया था। अप्रैल 1944 तक म्यूनिख की विमान रोधी सुरक्षा में लगभग 600 बैटरियां शामिल थीं, जिनका आकार 37 से 128 मिलीमीटर तक था, और ये चौथी विमान रोधी ब्रिगेड के अधीन थीं, जिसमें 3 फ्लैक रेजिमेंट और रात में पहचान के लिए 2 सर्चलाइट इकाइयां थीं। एस्कॉर्ट की सीमित पहुंच से उत्पन्न एक अन्य समस्या यह थी कि स्टुटगार्ट के पश्चिम में पहले 2 बम वर्षक डिवीजनों को उनके अलग अलग लक्ष्यों के कारण विभाजित करना पड़ा। हालांकि यह चाल गलतियों से मुक्त नहीं थी, क्योंकि समन्वय में एक त्रुटि के कारण दोपहर के आसपास पहली डिवीजन के 2 समूहों के बीच 10 मील से अधिक की दूरी बन गई, जब वे विभिन्न गति से झिगझैग चालें चला रहे थे। हमेशा सतर्क रहने वाली जर्मन निगरानी इकाइयों ने इस विभाजन को भांप लिया। एक समूह एर्डिंग की ओर बढ़ा और दूसरा ओबेरपफाफेनहोफेन की ओर। तुरंत JG 1 और JG 11 के लड़ाकू विमानों को ऑग्सबुर्ग से उन्हें रोकने के लिए भेजा गया, जो दोपहर 1 बजे से मुकाबले में शामिल हो गए। कुछ ही देर बाद JG 3 और JG 2 के विमान भी हमले में शामिल हो गए और उन्होंने पहले दुश्मन विमानों को मार गिराया। इस संघर्ष के दौरान कप्तान हरमन स्टिगलर, JG 26 की तृतीय इकाई के कमांडर, जिनके नाम 42 पुष्ट की गई जीतें थीं, 30 Bf-109G6U4 विमानों के एक स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने B-27 बम वर्षकों पर हमला किया। उनके 30 मिलीमीटर के MK 108 नाक तोप और पंखों के नीचे लगे 2 20 मिलीमीटर MG 191 20 तोप अत्यंत घातक सिद्ध हुए। लगभग 15 मिनट तक बिना एस्कॉर्ट सुरक्षा के B-27 बम वर्षकों को गंभीर क्षति उठानी पड़ी। डाखाऊ की ओर जाते हुए 8 बम वर्षकों को मार गिराया गया, जबकि अन्य 20 को गंभीर नुकसान पहुंचा।
और कम से कम 4 को आपात लैंडिंग के लिए स्विट्जरलैंड की ओर मुड़ना पड़ा। स्टिगलर ने इस हमले में एक बमवर्षक को गिराया जो उस दिन की उनकी 4 जीतों में पहली थी। इस दौरान बमवर्षकों की एक और लहर म्यूनिख के दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर बढ़ रही थी ताकि क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों पर हमला किया जा सके। लगभग 50 BF 109 और FW 190 लड़ाकू विमान उत्तर पूर्व से पहुंचे और 4 विमानों के गठन में संगठित हुए। उन्होंने रणनीतिक हमले किए, B-17 के गठन को चीरते हुए बार बार सामने से हमले किए। जवाब में मित्र राष्ट्रों के 2 स्क्वाड्रन ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे आकाश एक अराजक युद्ध क्षेत्र में बदल गया जहां हर दिशा में गोलियां चल रही थीं। इस लड़ाई के बीच जर्मनों ने 3 और बमवर्षक और कई लड़ाकू विमानों को गिराने में सफलता पाई, जबकि अन्य 5 बमवर्षकों को जर्मन विमान रोधी गोलाबारी ने नष्ट कर दिया। हालांकि उन्हें भी एक गंभीर क्षति उठानी पड़ी। JG-3 की पहली इकाई के नेता और 56 पुष्टि की गई जीतों वाले फ्रैंक श्वाइगर को एक P-51 की गोलाबारी ने निशाना बनाया। यद्यपि उन्होंने आपात लैंडिंग की, उन्हें जमीन पर ही हमला किया गया और थोड़ी देर बाद उनका निधन हो गया। यह उस दिन जर्मन पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण क्षति थी। इसी हमले के दौरान अमेरिकी वायुसेना के 354वें फाइटर स्क्वाड्रन के कप्तान रॉबर्ट वुडी मित्र राष्ट्रों के बम वर्षकों को परेशान कर रहे कई जर्मन लड़ाकू विमानों का अकेले सामना करते हुए संख्यात्मक रूप से पिछड़ गए। फिर भी उन्होंने 4 दुश्मन विमानों को गिराया, जिसके लिए उन्हें 10 मई को विशिष्ट सेवा क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि सबसे बुरा अभी बाकी था। जब बम वर्षक दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर फिर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, एक समन्वय की कमी के कारण कुछ गठन बिना लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के रह गए। इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए JG-2 के 6ठे पंख, जो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, ने म्यूनिख के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित B-17 पर धावा बोल दिया और उनमें से 2 को गिरा दिया। इस दौरान 200 से अधिक बमवर्षक ओबेरपफाफेनहोफेन और लक्सबर्ग पर हमले कर रहे थे। समानांतर रूप से पश्चिम में एक और स्थान ओंग्सबुर्ग के पास एक भीषण हवाई संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें JG-3 और JG-2 की ताकतें शामिल थीं। इस संघर्ष में कम से कम 8 अमेरिकी लड़ाकू विमान और 9 बमवर्षक गिरा दिए गए। युद्ध में हुई क्षति के बावजूद दूसरी बमवर्षक डिवीजन, जिसे P-51 एस्कॉर्ट का मजबूत समर्थन प्राप्त था, अपनी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रही। हालांकि झड़पें मेंजेन के पश्चिम तक जारी रहीं, जहां मित्र राष्ट्रों के गठन फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पीछे से और लड़ाकू विमान समर्थन मिल रहा था। रणनीतिक लक्ष्यों पर हमले और बमबारी दोपहर 2:30 के बाद तक जारी रहे। JG-26 का तीसरा पंख दक्षिण और पश्चिम में हुए संघर्षों में सबसे अधिक प्रभावी रहा, जिसने 8 बमवर्षकों और एक लड़ाकू विमान को गिराया, बिना अपने किसी भी पायलट को खोए। यह उस दिन की एकमात्र जर्मन इकाई थी जिसे कोई हानि नहीं हुई। इसके विपरीत JG-1 का प्रदर्शन कम प्रभावी रहा, जिसने 15 विमान खो दिए, जबकि JG-301 ने 9 और खो दिए। कुल मिलाकर लुफ्टवाफे ने 47 लड़ाकू विमानों को खो दिया। हालांकि केवल 21 पायलट युद्ध में मारे गए। दूसरी ओर अमेरिकी क्षति महत्वपूर्ण थी। 40 बमवर्षक गिराए गए, जिनमें से 27 ओबेरपफाफेनहोफेन क्षेत्र में गिरे। साथ ही 17 लड़ाकू विमानों की हानि हुई। ये सभी P-51 थे। इसके अलावा 257 B-17 को विभिन्न स्तर की क्षति पहुंची और कम से कम 12 बमवर्षकों को मिशन में हुए नुकसान के कारण ग्रेट ब्रिटेन से दूर स्थित हवाई अड्डों पर उतरना पड़ा। हानियों के बावजूद बमबारी ने भारी तबाही मचाई। ओबेरपफाफेनहोफेन में डॉर्नियर की सुविधाएं पूरी तरह तबाह हो गईं और नॉर्डो 335 विमानों का विनाश हुआ। एयरलिंग में 350वीं बमवर्षक इकाई ने बेस के 3 मुख्य हैंगरों को नष्ट कर दिया, जिससे वह प्रतिष्ठान 1 महीने से अधिक समय के लिए सेवा से बाहर हो गया। दूसरी ओर ओंग्सबुर्ग के पास स्थित ग्रिल हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा, जिसका अनुमान उसकी परिचालन क्षमता का 50% था। इस हमले में क्षेत्रीय कमांडर के घर पर बम गिरा, जिससे उसके 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसी दौरान लेबर में 8 बैरकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जर्मन अभिलेखों के अनुसार जमीन पर 50 से अधिक विमान नष्ट हुए, जिनमें अधिकांश मध्यम आकार के बमवर्षक थे। कुछ फैक्ट्रियों पर हुए प्रभाव के बावजूद जर्मन औद्योगिक उत्पादन सामान्य रूप से कायम रहा, सिवाय डो 335 के,
जिसकी उत्पादन प्रक्रिया को नुकसान की गंभीरता के कारण बड़ा झटका लगा। मित्र राष्ट्रों द्वारा नाजी जर्मनी पर किए गए रणनीतिक बमबारी अभियानों का उद्देश्य उसकी औद्योगिक क्षमता को कमजोर करना और जनसंख्या की मनोबल को प्रभावित करना था। 1943 में हैम्बर्ग पर ऑपरेशन गोमोरा से लेकर 1945 में ड्रेसडेन के विनाश तक जर्मनी के प्रमुख शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई हमलों का निशाना बनाया गया। बर्लिन, न्यूरेमबर्ग और म्यूनिख ने भी ऐसी आक्रामकताओं को झेला, जिनमें फैक्ट्रियां, रेल मार्ग और आवासीय क्षेत्र नष्ट हो गए। विनाश के बावजूद जर्मन युद्ध मशीनरी युद्ध के अंतिम महीनों तक कार्य करती रही। विमान रोधी रक्षा प्रणाली ने प्रतिकार करने का प्रयास किया, लेकिन मित्र राष्ट्रों की हवाई श्रेष्ठता ने हमलों को रोकना असंभव बना दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए और सैकड़ों हजार लोग बमबारी में या उसकी परिणामी स्थितियों जैसे आश्रय और आपूर्ति की कमी के कारण मारे गए। हालांकि ये हमले तुरंत आत्मसमर्पण कराने में असफल रहे, उन्होंने तृतीय राइख की आधारभूत संरचना के पतन और 1945 के मई में जर्मनी के अंतिम पतन में योगदान दिया। साथ ही उन्होंने विनाश की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने युद्ध के इतिहास को चिह्नित किया और नागरिक आबादी पर बमबारी के प्रभाव को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया।